हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की 5वीं हेडिंग, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। ठीक है, इससे पहले जो है 4 हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 के बारे में। दूसरा चैप्टर चल रहा है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। ठीक है, इससे पहले जो है आपको बोहर का परमाणु मॉडल बताया गया था। हाइड्रोजन के लिए बोहर का परमाणु मॉडल आप पढ़े थे। बोहर मॉडल की क्या सीमाएं हैं इसके बारे में पढ़े थे। यह सब हिस्सा जो है प्रारंभिक परमाणु मॉडल के अंतर्गत आता है। अब आपको आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में बताया जाएगा जो क्वांटम यांत्रिकी पर, क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। इससे पहले जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे आधारित था। तो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर, बोर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बोर मॉडल की जो कमियां थीं उनको ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास का प्रयास किए गए। ठीक है, तो बोर मॉडल की जो कमियां थी, बोर का मॉडल जो है स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता था कि स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो डबलेट आता है, पास पास 2 रेखाएं आती हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सका था। जीवन प्रभाव, स्टॉक प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका था। रासायनिक बंध के द्वारा कैसे जो हैं अणु बनते हैं इसके बारे में भी व्याख्या नहीं कर पाया था। इन कारणों से जो है बोर का मॉडल फेल हो गया था। तो बोर मॉडल की जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए परमाणु के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास में प्रयास किए गए। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा वे निम्नलिखित हैं। पहला है द्रव्य का द्वैत व्यवहार और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो परमाणु का जो साधारण मॉडल बनाया गया इसमें विशेष योगदान जो है जिस महत्वपूर्ण तथ्य का है वह है, पहला है द्रव्य का द्वैत व्यवहार और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हम लोग पहले देखेंगे द्रव्य का द्वैत व्यवहार क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य का द्वैत व्यवहार मतलब द्रव्य का दोहरा व्यवहार। दोहरा व्यवहार, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक दे ब्रॉगली, ठीक है, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक हैं दे ब्रॉगली, उन्होंने सन 1924 में प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। जिस तरह से रेडिएशन जो है कण और वेव, तरंग के रूप में गुण दिखाता है, कण का भी गुण दिखाता है और तरंग का भी गुण दिखाता है, उसी तरह से द्रव्य भी, मैटर भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। अर्थात द्रव्य में कण और तरंग दोनों के गुण होने चाहिए। ठीक है, द्रव्य में कण के भी गुण होने चाहिए और तरंग के भी गुण होने चाहिए। ठीक है, यह बातें जो है फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक दे ब्रॉगली ने 1924 में प्रतिपादित किया था। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से फोटान का संवेग और तरंगदैर्घ्य होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंगदैर्घ्य होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्रव्य में कण और तरंग दोनों के तरह गुण होने चाहिए। इसका अर्थ है कि जिस तरह से फोटान का संवेग और तरंगदैर्घ्य होता है ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंगदैर्घ्य होना चाहिए। ब्रॉगली ने इस तर्क के आधार पर किसी पदार्थ के कण के लिए, ठीक है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और संवेग p के बीच निम्नलिखित संबंध बताया। ठीक है, तो ब्रॉगली ने तर्क क्या प्रस्तुत किया था? तर्क उन्होंने दिया था कि जिस तरह से विकिरण का, ठीक है, कण और तरंग दोनों का गुण दिखाते हैं उसी तरह से द्रव्य भी कण और तरंग दोनों के गुण दिखाने चाहिए। अर्थात फोटान जो है, ठीक है, जिस तरह से फोटान का संवेग और तरंगदैर्घ्य होता है ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंगदैर्घ्य होना चाहिए। ठीक है, यह ब्रॉगली का तर्क था। इस आधार पर उन्होंने पदार्थ के कण के लिए तरंगदैर्घ्य माना वह लैम्डा माना और संवेग को p माना। ठीक है, और उन्होंने बताया संबंध लैम्डा बराबर h/mv होता है। ठीक है, पदार्थ का तरंगदैर्घ्य क्या होगा तो लैम्डा बराबर h/mv होगा और mv की जगह p बराबर mv होता है, तो आप लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, तो यह जो है
पदार्थ के कण का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का सूत्र निकल गया h/m भी या h/p। जहाँ m कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है और p उसका संवेग है। ठीक है। डे ब्रागली के इन विचारों की पुष्टि, ठीक है, डे ब्रागली ने यह जो विचार प्रस्तुत किया था कि द्रव्य में भी दोनों गुण होने चाहिए, कण और तरंग के, तो इन विचारों की पुष्टि जो है प्रयोगों द्वारा तब हुई जब यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों के पुंज का विवर्तन होता है, जो कि तरंग का लक्षण है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों के पुंज का विवर्तन होता है और विवर्तन जो है वह एक तरंग का लक्षण है। तो इलेक्ट्रॉनों का भी विवर्तन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के पुंज का विवर्तन हो रहा है, अर्थात इसमें तरंग के गुण हैं। डे ब्रागली के इन विचारों की पुष्टि प्रयोग द्वारा तब हुई जब यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों के पुंज का विवर्तन होता है, जो तरंगों का लक्षण है। तरंग का जो लक्षण विवर्तन वह इलेक्ट्रॉनों का पुंज का हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि आप द्रव्य के अंतर्गत ले रहे हैं, यह भी विवर्तन दिखा रहा है जैसे तरंग दिखाता है। ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई। ठीक है। इसी सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना हुई, जो इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे व्यवहार पर उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार साधारण सूक्ष्मदर्शी की रचना प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। ठीक है। तो जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होता है, वह प्रकाश के तरंग प्रकृति पर आधारित होता है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह व्यवहार दिखाते हैं। ठीक है। तो इस आधार पे जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई। इलेक्ट्रॉन जो है वह तरंग की तरह व्यवहार दिखाते हैं, इस बेस पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना हुई। जैसे प्रकाश जो था तरंग की तरह गुण दिखाता था, तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की रचना हुई थी। तो डे ब्रागली ने इन विचारों की पुष्टि प्रयोगों द्वारा, ठीक है, डे ब्रागली की इन विचारों की पुष्टि जो है प्रयोगों द्वारा तब हुई जब देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों के पुंज का विवर्तन होता है, जो तरंग का लक्षण है। इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई, जो इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे व्यवहार पर उसी प्रकार आधारित था जिस प्रकार साधारण सूक्ष्मदर्शी की रचना प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित थी। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध कार्यों में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आधुनिक वैज्ञानिक के जो भी रिसर्च हैं, शोध कार्य हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है एक महत्वपूर्ण टूल्स है, उपकरण है, क्योंकि इससे किसी अति सूक्ष्म वस्तु को 150 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसी भी सूक्ष्म वस्तु को 150 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि डे ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के लक्षण होते हैं। डे ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के लक्षण होते हैं। साधारण वस्तुओं का अधिक द्रव्यमान होने के कारण उनमें संबंधित तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि उनके तरंग जैसे गुणों का पता नहीं चल पाता है। ठीक है। तो डे ब्रागली कह रहे हैं कि प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के लक्षण होते हैं। अगर वस्तु गतिशील है तो उसमें तरंग के लक्षण होंगे, लेकिन जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक है, उनमें तरंगदैर्घ्य कम होती है और ठीक है, उनके तरंग जैसे गुण का पता नहीं चल पाता है। परंतु इलेक्ट्रॉनों और अन्य अपरमाणु कणों जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है, से संबंधित तरंगदैर्घ्य प्रयोग द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण, ठीक है, तो इनका द्रव्यमान बहुत कम है, तो इनका तरंगदैर्घ्य जो है प्रयोग के द्वारा पहचाना जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन जिनका द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक है, उनका जो है तरंगदैर्घ्य निकालना कठिन कार्य होता है, पता नहीं चल पाता है। ठीक है। प्रश्नों में दिए गए परिणाम इसे गुणात्मक रूप से सिद्ध करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, गुणात्मक रूप से सिद्ध किया जाएगा कि जिनका द्रव्यमान कम होता है वे तरंग का गुण दर्शाते हैं, उनका मान ज्ञात होता है।
लेकिन जिनका द्रव्यमान अधिक होता है उनमें तरंग का गुण जो है बहुत कम होता है और जिनको पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, पता नहीं चल पाता। जैसे देखें एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका 100 ग्राम कह सकते हैं इसको, या 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 0.1 किलोग्राम अर्थात 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम का एक द्रव्यमान का एक गेंद है, तो इसको फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो दे ब्रागली समीकरण आप जानते हैं, लैम्डा बराबर h/m भी होता है। एच का मान आपको पता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। एम का मान 0.1 किलोग्राम दिया है, भी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.626 × 10⁻34 मीटर, ठीक है। तो यह आपका जो वैल्यू आया है 6.626 × 10⁻34 मीटर, यह आपके तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान आया है, जो कि बहुत कम है। -34 आप देख रहे हैं, बहुत मान क्या है इसका, कम है, ठीक है। दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻25 किलोग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻25 किलोग्राम है। यदि गतिज ऊर्जा जो है इसकी 3 × 10⁻25 जूल हो तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा दिया है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, आपको तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो ध्यान दें, चूँकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv², तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका √2 गतिज ऊर्जा बटा m। अंडर रूट को हाफ लिख सकते हैं, वैल्यू रखें v बराबर 2 गतिज ऊर्जा का मान 3 × 10⁻25 और बटे m का मान 9.1 × 10⁻31, ठीक है। तो यह हो गया, अब इस पे पावर हो गया आपका हाफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके अंडर रूट लें तो यह वैल्यू आ जाएगी 812 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखो 812 मीटर पर सेकेंड आया, किसका मान, v का मान। अब v का मान निकल चुका है, अब आप तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकाल सकते हैं। तो लैम्डा बराबर h/m भी होता है। h का मान 6.626 × 10⁻34, m का मान 9.1 × 10⁻31 और v का मान 812 जो आया है वो रख दिए, सॉल्व कर दिए। यह आ गया आपका 8967 × 10⁻10 मीटर। इसको आप लिख सकते हो 896.7 नैनोमीटर, 896.7 नैनोमीटर, ठीक है। तो यह जो है आपका मान आप देख रहे हैं इतना आ जाएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तरंग दैर्घ्य का मान। अगला क्वेश्चन जो है 3.6 एंगस्ट्रॉम 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य लंबाई वाले फोटॉन के द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। तो 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य लंबाई वाले एक फोटॉन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ तरंग दैर्घ्य का लैम्डा का मान दिया है 3.6 एंगस्ट्रॉम, चेंज कर दें 3.6 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर हो गया। फोटॉन का वेग मतलब प्रकाश का वेग होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, h/λ भी, m बराबर h/λ भी मान रख दें। h का मान, लैम्डा का मान, v का मान, सॉल्व करें। v मतलब प्रकाश का वेग, c का वैल्यू रख देना है। सॉल्व करेंगे तो m का मान 6.135 × 10⁻29 किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो यह निकल गया आपके फोटॉन का द्रव्यमान 6.135 × 10⁻29 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपने देखा द्रव्य का द्वैत व्यवहार, जिसमें आपको तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिखाया गया। पहले वाले में गेंद जो था उसका वजन था 0.1 किलोग्राम अर्थात 100 ग्राम, तो इसका जो तरंग दैर्घ्य आया था वो 6.626 × 10⁻34 मीटर आया था, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका तरंग दैर्घ्य आप देख रहे हैं आ रहा है आपका 896.7 नैनोमीटर, ठीक है, या फिर 8967 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो यह वैल्यू जो है आप देख रहे हैं बड़ी है, यह वैल्यू बड़ी है किसकी तुलना में, जो अभी आप 100 ग्राम द्रव्यमान का या 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के बाल का निकाला है, ठीक है। तो बाल, ठीक है, तो वजन जो है वहाँ पे अधिक था, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का बाल था, तो इसलिए वहाँ पे लैम्डा का मान कम आया था। उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है काफ़ी कम है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, उसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिक आ रहा है, 8967 × 10⁻10 मीटर आ रहा है, ठीक है।
जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य उतना कम होता है, ठीक है, और जिसका द्रव्यमान जितना कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।